हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू सिविल संग्राम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एंड आई हार्टली वेलकम यू ऑन द सेकेंड रिवीजन लेक्चर ऑफ इंटायर फिजिक्स। ठीक है, हम लोग फिजिक्स को खत्म किए हैं फर्स्ट एक लेक्चर में और चीजों को समझे हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। आज हम लोग सर उसी को कंटिन्यू करेंगे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, हार्टली वेलकम, हार्टली वेलकम यू ऑल। ठीक है, चलिए कहानी को शुरू करते हैं भाई साहब। ठीक है ना, सबको 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 प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, एवरीथिंग जो आप लोग हैं आप लोग को सब कुछ एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम लोग थे भाई साहब फिजिक्स का पीवाईक्यू। ठीक है, एन एनालिसिस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस ऑफ साइंस आस्क्ड इन स्टेट पीसी। यही कहानी था, है ना। गुड इवनिंग अमृता। सर आई हैव अ डाउट। गुड गुड गुड, एवरी डाउट इज बीइंग टेकन हियर। चलिए, कहानी कहां से लेकर चल रहे हैं हम लोग भाई साहब। ये कहानी 6 to 10th एनसीईआरटी का कहानी है और आप लोग को पढ़ना ना पड़े, आंखों से दीदा चार ना करना पड़े, उसके लिए ल्यूसेंट की कहानी है। और घटना चक्र की मोटी उलझन में ना फंस जाओ, इसलिए घटना चक्र का हमने सारे स्टेट पीसीएस का कहानी यहां पर मर्ज किया है। और यही नहीं, अभी और सुनिए, पीवाईक्यू किसका है? बीपीएससी का। ऑल द एग्जाम कंडक्टेड बाय बीपीएससी इंक्लूडिंग टीआरई। टीआरई में भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल थे, उसको भी हमने इंक्लूड किया, है ना। टीआरई के जो हायर लेवल्स के क्लास जो एग्जाम होते हैं 9 to 12, 8 to 12 लेवल का, उसमें अच्छे अच्छे सवाल होते हैं। ठीक है ना, तो आई हैव इंक्लूडेड दिस ऑल क्वेश्चन विद यू। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वी हैव टू टेक डीप डाइव। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तैरना है अब हमें उन उन क्या बोलते हैं, लहरों के खिलाफ जो लहरें आज हमारे नहीं हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सर एक डाउट था, तो डाउट पूछो ना, ऐसे ऐसे डाउट था खाली से चिल्ला रहे हैं डाउट है। अरे भैया है कि जो डाउट है लिख रहे हो, इससे अच्छा लिख दो कि दिस इज द डाउट, उसको क्लियर करने का काम किया जाएगा। चलिए, फ्राडे लॉ इज रिलेटेड टू, फ्राडे लॉ किससे रिलेटेड? यही सवाल है, फ्राडे का नियम किससे संबंधित है? सिंपल सा सवाल है, ये पूछा गया स्टेट पीसी। किससे रिलेटेड है फ्राडे लॉ? फ्राडे लॉ इज रिलेटेड टू हीट। भैया जूल उल पढ़े थे हीट में, कि फ्राडे लॉ कहां से आ गया? उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम उलम पढ़े थे इलेक्ट्रिक चार्ज में। फ्राडे, हाँ फ्राडे का रिलेशन है इलेक्ट्रिक चार्जेस से, लेकिन यहां पर ऐसे डायरेक्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस से नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये है यहां पर, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो, डायरेक्ट रिलेशन है भैया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बैटरी में पढ़े हैं ना ईएमएफ, पढ़ाए थे ईएमएफ, ठीक है ना। यानी फराडे लॉ का रिलेशन जो है ईएमएफ, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इससे रिलेशन है। यहां पर कोई समस्या कोई कष्ट आप लोग को हो तो नहीं। चलिए, हाँ गुड गुड गुड, थम्स अप। ठीक है, हम एक और बात बता दें, जो हमारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारे भाई, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, उनको ये लेक्चर आप लोग को YouTube पे इस ये रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोग को मिल जाएगा। लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोग को YouTube पे हम अपलोड करवा देंगे। ये लेक्चर हम लोग का बहुत लंबा होता है, इसमें डिस्कशन विद क्वेश्चंस एंड द थ्योरीज भी होगा। तो क्वेश्चंस वाले पोर्शन को कट करके हमारे टीम के द्वारा YouTube पे अपलोड करा दिया जाएगा। हमें अभी वक्त नहीं मिल रहा है कि YouTube के लिए सेपरेट वीडियो किया जाए, इसलिए कंटेंट एग्जॉस्टिव एंड द रियल कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। और इसका पीडीएफ ऐसा नहीं है कि हम इसका पीडीएफ आपको नहीं देंगे, जरूर देंगे, मांगे हैं तो मिलेगा ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, दैट इज @सिविल संग्राम। स्पेस मत देना भाई, सिविल संग्राम। यहां पर यू ऑल विल हैव द एक्सेस ऑफ दिस पीडीएफ इन ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। आगे आइए, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज इस ईयर में, इस बार भी पीएससी 70 में यह सवाल पूछा गया था कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ रिएक्टिव कैपेसिटेंस, जो फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्सली रिलेशन, इस तरह के सवाल पूछा गया था। तो कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट हम लोग जान लेते हैं। द कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? फराड होता है। कैपेसिटेंस क्या होता है भैया? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी आप लोग जान लीजिए। कैपेसिटेंस क्या होता है? चार्ज पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम।
इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। धारिता क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये इसको हम लोग कैपेसिटेंस C से दिखाते हैं, चार्ज को हम लोग Q से दिखाते हैं, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, फैराड होता है। कोई समस्या, कोई कष्ट, आगे बढ़ते हैं। When do all magnetic material lose their magnetic property? कब कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, कोई एक चुंबक है, अपना जो चुंबकीय प्रॉपर्टी होता है, चुंबकीय विशेषताएं होता है, उसे खो देता है। कब? When, जब उसे पानी में डुबाया गया हो। भैया मैग्नेट को पानी में डुबाओगे कोई फर्क पड़े वाला है? समुद्र में डुबा दो ना, नमकीन पानी में डुबा दो, खारा पानी में डुबा दो, गर्म पानी में डुबा दो, लेकिन खौलता पानी में मत डुबाना, है ना। खौलता पानी में डुबाओगे ना तो हीट के कारण से लॉस होता है। या तो मैग्नेट को डायरेक्ट हीट करो, गर्म पानी में भी बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा, लेकिन सुसुम पानी में गिराओगे तो उससे कुछ नहीं होगा। जोर से गर्म किया गया हो, स्ट्रांगली हीटेड, ये है इसका कारण। आगे भी ऑप्शन भी देख लो, डिप्ड इन ऑयल, तेल में डुबाया गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम हमें कांटों पे रखो या तुम्हें हमें बिस्तर मखमली दो, है ना। हमें तो बस फर्क ये पड़ता है दैट आई हैव टू क्लियर द प्रीलिम्स, और मुझे प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस लिखना है, ठीक है ना। आइए मेंस लिखेंगे हम लोग साथ में, बहुत अच्छा। चलिए प्रीलिम्स एकदम मान के चलिए कि हम लोग क्लियर है। जब तक खुद में नहीं मानोगे यार प्रीलिम्स ही तो है, 30 क्वेश्चन मोटा मोटी साइंस जो कि हम करा ही रहे हैं, मोटा मोटी 20 से 25 से 27 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर का, उसमें से आपको टारगेट लेकर के चलना है 15 से 20 क्वेश्चन। ज्यादा उम्मीद मत कर लो कि 30 क्वेश्चन करंट अफेयर का होगा, 26 क्वेश्चन होगा करंट अफेयर का, तो हम 25 को कर लेंगे। करंट अफेयर विल डिसाइड यू, इसीलिए हम करंट अफेयर को बचा करके रखे हैं। एंड देयर इज अनाउंसमेंट, करंट अफेयर को हम आपके लिए यूट्यूब पे, बैचेस वाले के लिए तो सब कुछ है ही भाई, एक्सेस दे हैव इन माई इनरोल्ड इन माई बैचेस, ये सब एक्सेस देख करके। लेकिन यूट्यूब पे हमें अनाउंस कर रहे हैं क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, यू विल लिसन कि ये जितने भी करंट अफेयर का कोर्सेज हैं हम अभी इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि कर लो तुम लोग सब जहां से करना है। अभी करंट अफेयर पढ़ाएंगे 1 महीना पहले, अगस्त में, है ना, मतलब लेटर ऑन अगस्त में, मिड ऑफ द अगस्त में, सितंबर द एग्जाम दम जो बोलते हैं ना कि बचेगा ना 25 दिन, तब करवाएंगे मोटा मोटी 20 के आसपास, मतलब 20 भी नहीं 15 के आसपास। तब तो हम लोग के पास मोटा मोटी 25 दिन 30 दिन पर 25 दिन बचेगा, तब हम आपके करंट अफेयर कराएंगे। और करंट अफेयर लगातार कराएंगे। और कैसे कराएंगे करंट अफेयर, थोड़ा सा टॉपिक से हटकर थोड़ा सा सोच लीजिए, देख लीजिए कैसे कराएंगे। दिसंबर, जैन, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, बस। और अगस्त भी करा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीना से ज्यादा नहीं, ये हो गया। उसके बाद देखो तो एनालिसिस देखो हमारा, मेहनत देखो हमारा क्या है, फोकस किस पे करना है, मई, जून, जुलाई। अब बोलोगे सर इहो तीनों में बता दीजिए ज्यादा फोकस किस पे करना है, तो जून और जुलाई घोट लेना है, करवाएंगे। आई विल मेक यू ऑन दिस पोडियम, ऑन दिस बोर्ड, हम खुद करवाएंगे। कंटेंट बना रहे हैं एग्जॉस्टिव, ऐसा नहीं है कि कौवा कहां मर गया, कुत्ता कहां जन्म लिया, ये सब टाइप का करंट अफेयर नहीं करा रहे हैं हम। एग्जॉस्टिव करंट अफेयर रिलेटेड टू द बिहार, रिलेटेड टू द वर्ल्ड, रिलेटेड टू द कंट्री, ठीक है ना। तो वी हैव द रेलेवेंट सोर्स, तो टाइम लगता है, इसलिए आई एम टेकिंग द टाइम, ठीक है। चलिए ऐसा नहीं है कि कहीं से कॉपी पेस्ट करके मार देना है। ये कहानी समझ में आ गया। तो जब मैग्नेट को स्ट्रांगली हीटेड किया जाता है, देन द मैग्नेट विल लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए, द फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम टू द वेलोसिटी, है ना। कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो रेशियो टू द मोमेंटम ऑफ वेलोसिटी, यानी हम लोग क्या पढ़े थे, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। ऑप्शन कहां गया, मास, ठीक है ना। मास से हम लोग करते हैं इसको, मोमेंटम को, ये था फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट, विच लॉ डिफाइन इनर्शिया, कौन सा लॉ जो है इनर्शिया को डिफाइन करता है, सबको पता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइंस द इनर्शिया, लेकिन कैसे, एन ऑब्जेक्ट वांट्स टू बी इन द रेस्ट, कहता है, न्यूटन कहता है कि हम भात खा के लाइब्रेरी में बैठे हैं, तो हमको बैठे रहने दो,
जब तक कोई हमें आकर छेड़ ना दे, डिस्टर्ब ना कर दे, यानी कोई एक अनबैलेंस्ड फोर्स आकर के हमें कोई झिलाकर ऐसे हिला ना दे, तब तक हमें शांत रहने दो, तभी अब तक हमको बैठने दो। तो ऑब्जेक्ट वांट्स टू रिमेन्स एट रेस्ट और मोशन और कंटिन्यू इट्स मोशन until or unless the external unbalanced force act on it। यही कहते हैं, यही कहते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ यही इसको करता है, ठीक है ना। अब इसी पे क्वेश्चन पूछ दिया था, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया था कि कोई एक बस है, ठीक है ना, वो अगर लेफ्ट टर्न लेता है तो सारे पैसेंजर किधर घूमेंगे, राइट की ओर घूमेंगे भैया। इनर्शिया है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, उन लोग इस तरह से होगा। वर्क डन इज जीरो, वर्क डन जीरो कब होगा, when we say that the work is done zero, कब, जब ऑब्जेक्ट को फोर्स भी उधर लगाओ, वर्टिकल एंड परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री होना चाहिए। कैसे भैया बताइए, माथा पर लेकर के मूवमेंट नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट खड़ा है, बोलेंगे हम रात भर काम किए हैं, कोई काम नहीं किया। साइंस कहता है नो वर्क इज डन, यानी एक फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए 90 डिग्री, यानी थीटा, यानी अगर कोई आदमी जो है हेवी बैग हॉरिजॉन्टली ऐसे माथा पे उठा करके रखा हुआ है, वर्टिकली उसका ऐसे एंगल बन रहा हो, कितना है 90 डिग्री, माथा पे से उठा तो कितना हो गया परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो कोई काम नहीं किए हैं। तो एन ऑब्जेक्ट मूव विद एक्सेलरेशन एंड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, कैसा हो, परपेंडिकुलर हो, याद रखिएगा, परपेंडिकुलर हो या 90 डिग्री हो, तब जाकर के बोलते हैं कि कोई वर्क नहीं हुआ है। मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, मोमेंटम कंजर्व्ड कब रहेगा, कोई भी चीज कंजर्व्ड कब रहता है, जब कोई बाहरी अलाउंस नहीं करता है, बाहरी से कोई फोर्स नहीं लगाता है, तब कोई भी चीज क्या होता है, मोमेंटम वगैरह कंजर्व्ड होता है। हाँ वेन कोई भी बात, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, वेरी गुड, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है तब, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट देन द मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ठीक है, तब मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। जब एक्सटर्नल फोर्स लग गया, किसी चीज पे फोर्स लगा दिए, तो क्या हुआ, हम लोगों ने उसके कंजर्वेशन को तोड़ने का काम किया। तो यहां पर नो फ्रिक्शन प्रेजेंट, फ्रिक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। सिस्टम इज एट रेस्ट, रेस्ट पे ही है, तो भैया मोमेंटम का बात ही नहीं करो यहां पर, जब वेलोसिटी ही नहीं है तो ऑल फोर्सेज आर, ये सब फालतू का ऑप्शन है, ठीक है ना, गुमराह करने के लिए है। चलिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास एम एट हाइट इज, सब कोई जानता है, हाइट एम पर, हाइट जो है कोई ऑब्जेक्ट का, उसका एम पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, एम जी एच, कहीं दिख रहा है एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, ये क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी, यानी फोर्स इनटू हाइट, फोर्स क्या हो गया एम जी और हाइट हो गया एच, यही हो गया पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है और सिलेबस से बाहर नहीं भाई, सिलेबस से बाहर नहीं। हो सकता है कि अनाप शनाप क्वेश्चन करके आप एगो टफ वाला क्वेश्चन तुक्का मार के बना लिए, लेकिन 10 को बेसिक वाला क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा। डोंट, बोलते हैं ना कि पुरन के चौरा पथ लगता है, वही पुरन के चौरा पथ लागी बाबू, नया चावल के चक्कर में मत रहना कि एवरीथिंग इन द मार्केट इज शो ऑफ नहीं करने का, सब सही है, एवरी टीचर इज इन इट्स यूनिक, बट डोंट चेज द कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट को चेस मत करो, टीचर को चेस करो। अब टीचर पर्सनली बहुत टीचर्स हैं, आज भी हम उनसे सीखते हैं, आज भी उनका पैर छूते हैं, बहुत टीचर, टीचिंग, टीचर्स का टीचिंग पे फॉलो करो, कंपनी को फॉलो मत करो, ठीक है। चलिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन एन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट एक्सपीरियंस, कोई एक ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, यानी कोई एक चक्कर आप लोग मार रहे हैं ग्राउंड का, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है ना भाई। अगर आपका स्पीड कांस्टेंट है तब ऐसे ना कि क्षण क्षण बदले मिजाज रजू नहीं, कि कभी दौड़ रहे हैं तेज, फिर ऐसे से दौड़ रहे हैं, फिर तेज दौड़ रहे हैं, तब धीरे धीरे दौड़ रहे हैं, नहीं, कांस्टेंट स्पीड में दौड़ रहे हैं। यानी आपका 1 किलोमीटर, अगर एक किलोमीटर का तो ऐसा कोई फील्ड नहीं होता, 800 मीटर, अगर 800 मीटर आप 8 मिनट में लगा रहे हैं तो अगला 8 मिनट में आपको फिर से 800 मीटर, तो ये आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अब चल रहा है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इट एक्सपीरियंस क्या, चेंज इन वेलोसिटी, नो एक्सेलरेशन, जब पता है तो डिफरेंट चेंज इन वेलोसिटी चेंजेस एंड एक्सेलरेशन एग्जिस्ट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, सर्कुलर मोशन, स्पीड इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन चेंजेस, है ना भैया, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, हम लोग बोलते हैं ना कि सर्कुलर मोशन में स्पीड तो आपका कांस्टेंट है, लेकिन हर एक पल आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सो वेलोसिटी चेंजेस एंड एक्सेलरेशन एग्जिस्ट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी चेंजिंग वेलोसिटी,
वेलोसिटी चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? अब देखो ये क्वेश्चन का आंसर हम इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन डाले हैं ताकि आपकी आंख को खोलने का काम करें हम। आइए यहां पर आंख कैसे खोलते हैं। चलिए भैया बच्चा पहले तो नो फोर्स कोई ऑप्शन में जाएगा नहीं, बच्चा जाएगा नो एक्सेलरेशन में। बोलेगा सर वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो रहा है? तो भैया एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी का मतलब होता है कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन क्या डायरेक्शन, और जो हम लोग स्पीड का बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं, तो डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना, हर पल बदले मिजाज, है ना। तो यहां पर क्या होगा? चेंजिंग वेलोसिटी होगा, नो एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंजिंग डायरेक्शन। ठीक है ना। ये फंसाया गया था क्वेश्चन यूपी में, योगी जी फंसा दिए थे। विच मिरर फॉर्म एन इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज एट अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, दूर वाला इमेज को नजदीक बनाता है कौन? सबको पता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इसका काम को करता है, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम लोग कहां करते हैं? आप लोग बताइए। उत्तल दर्पण का यूज हम लोग कहां करते हैं? उत्तल दर्पण का काम ही होता है सीधा सीधा इमेज को बनाना, छोटा इमेज को बनाना। इसका यूज हम लोग करते हैं कार का रियर व्यू मिरर में, ऐसे दोनों लगते हैं उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। ताकि क्यों यूज करते हैं भैया? इसलिए यूज करते हैं, कोई बता दो यार क्यों यूज करते हैं? यस, इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वाइडर व्यू को हम लोग को क्या करे? एकोमोडेट करके दे दे, यानी अटा करके दे दे हम लोग को इतने छोटे स्पेस में। हेंस वी यूज द कॉन्वेक्स मिरर फॉर अ व्हीकल इन अ रियर व्यू मिरर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हीट ऑलवेज फ्लो, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ हीट। हीट कैसे फ्लो करेगा? फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर। क्या हीट का फ्लो हमेशा हाई से लो होना चाहिए, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होना चाहिए, या फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर होना चाहिए, या फिर इन द बोथ डायरेक्शन, और ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कोल्ड? वी हैव टू मार्क माई, यू हैव टू मार्क माई वर्ड कि क्या ओनली द ऑब्जेक्ट इज कोल्ड, क्या सिर्फ ठंडा होगा तब हम लोग हीट का फ्लो करेंगे, या फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर? यहां पर आपके लिए क्या है? एज पर द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहां पर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में एंटर करेंगे। हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर टू द कोल्डर वन, यानी हॉटर से कोल्डर वन। यानी अगर मान लीजिए लोहा को गर्म करते हैं तो आपका हाथ ठंडा रहता है ना जी, तो वहां क्या है? हॉट ऑब्जेक्ट है, तो आपके हाथ में हीट आता है, तो आपका हाथ ठंडा था, इसलिए हॉटर से कोल्डर वन का हीट का ट्रांसफर होता है। फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर नहीं, फ्रॉम फ्रॉम वन डायरेक्शन में नहीं, ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट इज कोल्ड नहीं, फ्रॉम हाई टू लो, हॉटर टू कोल्डर यहां पर होना चाहिए था, हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट, यानी यानी हॉटर से कोल्डर की ओर। जब यही ऑप्शन मार सकते हैं आप लोग, हाई टू लो, हाई का मतलब यहां पर हॉट हो गया और लो का मतलब लोअर हो गया। ठीक है, कहानी आगे को खींचते हैं। नेक्स्ट क्या है? द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर इन डेसिबल। डेसिबल हम लोग इसको, साउंड को हम लोग किससे मेजर करते हैं भैया? तो डेसिबल में मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन द करंट इन अ वायर इंक्रीजेस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। चलिए कहानी यहां पर समझेंगे थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक है, क्या था भैया? ये था बार मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ। मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारा? आउटसाइड द मैग्नेट, फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम इन अ बार मैग्नेट स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड इंटर इन द साउथ, एंड इनसाइड द मैग्नेट क्या था सर? इनसाइड द मैग्नेट इट इज हैविंग साउथ टू नॉर्थ। और इसका एक और प्रॉपर्टी क्या बताया था हमने? I have told you that magnetic field lines never intersect each other. अगर ऐसा होगा, if so, ये अगर हो गया तो क्या हो गया? It will have the two direction which is not possible, है कि नहीं? ये बात समझ में आया? अगर ऐसा हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर जाए, तो क्या होगा? यहां पर दो डायरेक्शन हो जाएंगे, लेकिन डायरेक्शन तो एक ही दोनों होगा जी, दो दो को डायरेक्शन तो होगा नहीं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। या तो अराउंड द वायर टुवर्ड्स द कार्टेशियन प्लेन होगा, नहीं तो एबव द कार्टेशियन प्लेन होगा। इससे दो डायरेक्शन तो होगा नहीं, किसी का राहें एक होगी, दो राहें तो होगा नहीं। रोबोट फ्रोस्ट तो है नहीं कि द रोड नॉट टेकन में दो दो को रोड है, विच द रोड द पोएट हैज टू टेक। पोएट वाज कंफ्यूज्ड एंड स्टैंडिंग बिसाइड द रोड कि हम कौन सा रोड लें, वन रोड इज ट्रॉडन एंड वन रोड इज क्लियर। ठीक है ना, तो इस तरह का होगा नहीं, तो एक ही होगा। अब आते हैं कि यहां पे सवाल भैया क्या है? व्हेन करंट इन अ वायर इंक्रीजेस, किसी भी वायर का करंट को बढ़ाया गया, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड। देखिए जब जैसे हम लोग ने आपको बताया था कि अ करंट कैरिंग वायर
बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, ठीक है, कोई भी करंट कैरिंग वायर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो व्हेन वी हैव इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द करंट, तो यहां पर क्या होगा, इट इज अ फैक्ट दैट मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीजेस, तो इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये क्या होगा, इंक्रीजेस। वाकिब सा बात है, इट इज अ फैक्ट दैट जैसे ही करंट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, क्राउडेड हो जाएगा। ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस में पूछा गया है एंड आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन फ्रॉम द घटना चक्र। ओके, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या है भैया, तो जूल, कहानी खत्म, ये छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन याद करिए, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पेंडुलम, दैट एसएमएस इज एक्सेलरेशन, acceleration is proportional to the opposite displacement, that is directly proportional to x, यानी acceleration is proportional to the displacement in the direction towards it। ये आपका आंसर बी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द नेचर ऑफ साउंड वेव इन एयर इज, भैया साउंड वेव का नेचर एयर में पूछो या कहीं पूछो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा, ठीक है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, इट इज क्लियर। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लास्ट में हमने क्या किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दे दिया ताकि आप लोग जल्दी से रिकैप कर सको। which convert the chemical energy into electrical energy, which convert the chemical energy into electrical energy। ये क्वेश्चन कहां था, ये क्वेश्चन शायद यूपीएससी पीछे जो हुआ उसमें पूछा था कि which convert the chemical energy into electrical energy, a battery uses electrochemical reaction to generate it electricity। यहां पर क्या हो गया, बैटरी, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। an object gain speed while falling, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, फ्रीली छोड़ते हैं ऊपर से, तो क्या होता है, वो स्पीड को गेन करता है, वो स्पीड को गेन क्यों करता है, द ग्रेविटी बिकॉज यूनिफॉर्म डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, ड्यू टू यूनिफॉर्म डाउनवर्ड एक्सेलरेशन दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड वी हैव टू टेक द वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो यहां पर एक सवाल था, याद आ गया, क्वेश्चन वहां नहीं डाले थे हम, क्वेश्चन था भैया लिख लोगे, क्या था कि अ बॉय, एक लड़का है, चलो समझ लो फटाक से, एक लड़का है, ठीक है, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है वैक्यूम में, ठीक है, और एक एयर में कर रहा है, ठीक है, वैक्यूम में कर रहा है, एक नॉर्मल टेम्परेचर में कर रहा है, छत पे अपना कर रहा है, एक वैक्यूम में कर रहा है। उसने क्या किया भैया, उसने वैक्यूम में दो पत्थर गिराया, एक पत्थर गिराया, एक पेपर गिराया, एक पेपर गिराया और एक स्टोन गिराया, ठीक है, और एयर में उसने क्या किया, उसने भी स्टोन एंड एयर, स्टोन एंड पेपर को गिराया। एयर में पहले कौन पहुंच गया, स्टोन, लेकिन वैक्यूम में पहले कौन पहुंचेगा, ये वाकई में क्वेश्चन पूछा गया है। पिछले अभी जस्ट जो यूपीपीसीएस का मेंस हो रहा है उसके प्रीलिम्स में ये सवाल पूछा गया था कि पेपर पहले पहुंचेगा या स्टोन। तो हम आप लोग को बता दें, इधर यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और हम अभी आंसर बता देते हैं, दोनों साथ में पहुंचेगा वैक्यूम में, बिकॉज देयर इज अ नो एयर रेजिस्टेंस एंड द ग्रेविटी इज द सेम फॉर द स्टोन एंड द पेपर बोथ, ठीक है, फ्री फॉल का ये कंडीशन था। नेक्स्ट, एंगल चेंजेस ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन, बिकॉज एंगल चेंज होता है, क्यों, ड्यू टू चेंज इन द मीडियम स्पीड, मीडियम में चेंज होता है एंगल। देखिए ये रेयरर मीडियम था, ये डेंसर मीडियम था, रेयरर मीडियम में क्या होगा, स्पीड थोड़ा ज्यादा होगा, डेंसर मीडियम में स्पीड घट जाएगा, तो स्पीड घटेगा तो क्या होगा, रे, कोई भी रे ऑफ लाइट जैसे ही स्पीड डिक्रीज होगा तो भागेगा टेढ़ा, थोड़ा सा तिरछा भागेगा, स्पीड मिलेगा। तो मान लीजिए अगर आप दौड़ रहे हो, ठीक है, तो जाम में चल रहे हो तो थोड़ा आपका स्पीड भी अलग होगा, डायरेक्शन भी अलग होगा। जैसे ही आपको खाली रोड मिलता है, एक्सेलरेशन जैसे ही गाड़ी पे आप पुट करते हो तो आप डायरेक्शन भी आपका इधर उधर होता है। तो जैसे ही हम लोग को फ्री स्पेस मिलता है, स्पीड ज्यादा मिलता है, तो वी हैव इंपैक्ट इन आवर डायरेक्शन, इसलिए चेंज इन मीडियम चेंजेस द स्पीड। चलिए नेक्स्ट, वेव स्पीड इज डिटरमाइंड बाय, वेव का स्पीड जो है डिटरमाइन होता है किस पे, इलास्टिसिटी एंड द वेव, the wave speed depend upon the properties of the medium like elasticity and density। where is the density, nature of the source, nature of the source or the nature of the medium, हम लोग इस पे काम करेंगे, ठीक है। if a body is pulled continuously in one direction by a force, किसी भी बॉडी को वन डायरेक्शन में पुल किया जा रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीजेस, नो एक्सेलरेशन अकर, फोर्स बिकम जीरो और एनर्जी इज डिस्ट्रॉयड। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, कांस्टेंट फोर्स कॉजेज एक्सेलरेशन, देयर इज अ एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी। हाई सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज ड्यू टू, सरफेस का जो हाई सरफेस टेंशन होता है वाटर का, ये क्यों होता है, ड्यू टू कोहेशन लीडिंग टू द सरफेस टेंशन, ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। पानी का ड्रॉपलेट जो होता है ड्यू टू हैविंग द कोहेसिव फोर्स, दिस इज हैविंग
व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स थ्रू एयर इट एक्सपीरियंस, जब ऑब्जेक्ट जो एयर में फॉल होता है वो क्या करता है, बोथ फोर्सेस एक्ट, एयर रेजिस्टेंस ऑफ ग्रेविटी, नेट एक्सेलरेशन इज रिड्यूस, यानी बोथ ग्रेविटी एंड एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज मोर व्हेन, according to Rayleigh law, scattering is shorter wavelength like blue scatter more, shorter wavelength यानी wavelength is shorter, यानी shorter wavelength जो है scatter more करता है। I hope ये कहानी आप लोग को अच्छा लगा होगा, and any doubt you have to contact here on the WhatsApp or the Telegram, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल @सिविल संग्राम, और एनी इंफॉर्मेशन फॉर द न्यू बैचेस इन द न्यू कोर्स यू हैव टू विजिट हेयर फॉर द civilsangram.com। आई होप ये कहानी आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। किसी तरह का कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द हो तो जरूर बताएं हमें, और हमें जरूर इन्फॉर्म करें, ठीक है। आई होप यू हैव टू वर्क हार्ड अंटिल यू गेट सेलेक्टेड। वेरी वेरी थैंक यू टू यू।